यस डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था इसका फर्स्ट पार्ट में एनाल्जेसिक की हमने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखा था। और आज के हम इस लेक्चर में आपकी एब नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन जो वन ऑफ द मोस्ट मेजर जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है उसको देखेंगे कि एब नॉर्मल कंडीशन में और पैथोलॉजिकल कंडीशन में किस तरह ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है केमिकल मेडिएटर इंक्रीज होता है। अब देख ले, हम इसको समझेंगे एक डायग्राम से कि बॉडी के अंदर जब एब नॉर्मल कंडीशन हो कि कट इंजरी की वजह से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो स्किन मेम्ब्रेन है उससे किस तरह किस तरह आपकी बॉडी से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि आपकी जाहिर सी बात है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, अब हम इसमें हम एक वो कंडीशन देखेंगे, दिस फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है या फास्फोलिपिड लेयर है। ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जब भी इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन में, आज हम इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कैसे बढ़ा देता है और कैसे इंक्रीज हो जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता यह है या तो कट लग जाती है आपकी स्किन को, कट इंजरी किस चीज़ की, टिश्यू इंजरी हो जाती है, टिश्यूज इंजरी, या बैक्टीरियल अटैक आपकी स्किन पे हो जाती है, बैक्टीरियल अटैक हो जाती हैं, या वायरल अटैक होने की वजह से इनकी वजह से जब आपकी स्किन की जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसको जब नुकसान पहुंचती है ना, उस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहेंगे। या डिजीज़ कंडीशन के दौरान जो कि क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, जो लगातार इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, इसमें आपकी स्किन को जब भी नुकसान पहुंचती है तो यहाँ पे जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसकी कट की वजह से या उसमें ज़ख़म होने की वजह से यहाँ का जो वो है केमिकल मेडिएटर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल मेडिएटर्स हमने कल देखे थे, उनमें से एक एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है। उस एंजाइम का नाम है फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2। अब ये फास्फोलाइपेज A2 जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में उस दौरान भी ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, जो आपकी GIT प्रोटेक्शन के लिए है, और आपकी प्लेटलेट कुछ इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं, कुछ ऐसी प्रोस्टाग्लैंडिन है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करती है, कुछ ऐसे हैं जो म्यूकोजल GIT म्यूकोजल मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, कुछ ऐसी प्रोस्टाग्लैंडिन है जो मैदे के अंदर जो HCl की प्रोडक्शन होती है उसको कम करने में उनका बड़ा किरदार होता है। कुछ ऐसे भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद है जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कंडीशन में GFR गुर्दे किडनी को मेंटेन रखने में बड़ा काफ़ी उनका वो काम होता है, फंक्शन होती है। लेकिन अब आज इस एब नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कट लगती है, इंजरी लगती है, तो आपकी फास्फोलाइपेज A2 जो है आर्किडोनिक एसिड्स को, जो कि फैटी एसिड भी हम कहते हैं इसको, फैटी एसिड्स, ये आर्किडोनिक एसिड्स केमिकल को खारिज करने लग जाता है, किससे, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उससे ये फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स क्या करने लग जाता है, आर्किडोनिक एसिड खारिज करने लग जाता है। अब बात यह है कि इस पे जब हमने पहले दूसरी लेक्चर में देखा था, हमने तो ये यहाँ पे देखा था जो आपकी COX-1 एंजाइम्स था वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा था। अब जब ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है तो इसके साथ COX-2 एंजाइम्स भी कुछ केमिकल मेडिएटर्स
जो यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह मैक्रोपेज है आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल मेडिएटर्स खारिज करते हैं, लिम्फोसाइट्स आपकी जो न्यूट्रोपिल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल मेडिएटर्स खारिज करते हैं ना, तो उनकी खारिज होने से आपकी COX-2 इंजाइम्स भी इसके साथ COX-1 के साथ एक्टिव हो जाता है। COX-1 तो ऑलरेडी एक्टिव था जो बॉडी के लिए, बॉडी पर नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए काम करता, अब COX-2 भी इंजाइम्स एक्टिव हो जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। किस कंडीशन में? पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब ये आपकी COX-2 इंजाइम्स एक्टिव हो जाता है तो ये COX-1 पहले से काम कर रहा था, अब ये इनकी जो मिकदार होती है किस चीज़ की, प्रोस्टाग्लैंडिन की बढ़ जाती है। जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, उसकी मिकदार क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बढ़ने की वजह से जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन है इसकी बढ़ने की वजह से, क्योंकि पहले नॉर्मल में बन रहा था, किडनी, गुर्दों, सब चीज़ को जो अपना अपना फंक्शन था उसको परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब जब COX-2 इंजाइम्स भी इसके साथ एक्टिव हो गए तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ वन ऑफ द मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो ये पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं क्या हो जाते हैं, इस साथ ही इंक्रीज़ हो जाता है। फीवर, पेन, इन्फ्लामेशंस इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? COX-2 इंजाइम्स आर्किडोनिक एसिड से क्या प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जब इसकी फॉर्मेशन बढ़ जाती है तो इट मीन्स कि ये आपके लिए एक केमिकल मेडिएटर्स है बॉडी के अंदर, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, प्रोमोट कर देता है। अब हम समझते ये हैं, इससे पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी हमने देखा था, नॉर्मल फिजियोलॉजी में सिर्फ COX-1 ही एक्टिव था। अब जब COX-2 एक्टिव होगा इसके साथ आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसके साथ कुछ और भी इस तरह वो है मेडिएटर से केमिकल मेडिएटर्स हैं जो उनका भी काम यही होता है, पेन को बढ़ाना, इन्फ्लामेशन को इंक्रीज़ करना और फीवर को इंक्रीज़ करना। अब हम आज की इस टॉपिक में इसको नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हम जब फार्माकोलॉजी देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स की, तो फिर हमें मूड अफेक्शन यहाँ से मैं इजीली समझाऊंगा आपको, मूड अफेक्शन इजीली समझाऊंगा। इसको मैं ज़रा मिटाऊंगा, इसको हाँ यस डियर। अब हम एनाल्जेसिक मेडिसिन की, एनसिड्स की, बल्कि एनाल्जेसिक में से हमारे साथ नॉन नार्कोटिक में से एनाल्जेसिक की आज हम एनसिड्स की, अब हम फार्माकोलॉजी देखेंगे किस चीज़ की, एनसिड्स की। जो हमारे साथ एनसिड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनकी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इस एनसिड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, मोस्टली दो क्लासेस में। एनसिड्स जो है आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। नंबर फर्स्ट हैं, क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ आपको, जो इसकी क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं, मेजर टू वो है जो इसकी टाइप्स है एनसिड्स की। नंबर फर्स्ट है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हैं, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। दूसरा हमारे साथ हैं नॉन सिलेक्टिव COX-1 and COX-2 enzymes inhibitors हैं। एंजाइम्स इनहिबिटर्स। अब आ जाए इसके
हमारे साथ जो एनसिड्स हैं उनकी दो टाइप्स आज हम देखेंगे, जिसमें हमारे साथ वन है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर या सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स भी इसको कहते हैं। दूसरा हमारे साथ टाइप जो है नॉन सिलेक्टिव है। अब जो सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स है उनमें हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं वो हैं सेलीकोक्सिब, पेरिकोक्सिब, सेलीकोक्सिब वगैरह। और आपके जो नॉन सिलेक्टिव है उसमें हमारे साथ जो है आपकी एस्पिरिन, डाइक्लोफेनिक, इबियोफ्रोफिन और इंडोमिथासिन, मेफिनेमिक एसिड्स, ये मार्कर मेरा आपकी मेफिनेमिक एसिड, और आपकी जो है फ्लोर्बिप्रोफिन, इटोडोलॉक, ETC, और भी आपके मोस्टली जो आते हैं ना रेफिकोक्सिब, इसमें आपकी रेफिकोक्सिब ये आपकी सिलेक्टिव में आते हैं, ठीक है। और भी है ETC 2-3-4 और भी हैं, और इनमें भी 3-4 और भी हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो है आपकी नॉन सिलेक्टिव हैं। अब हमारे साथ जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर से मुराद क्या है? फार्माकोलॉजी में जब देखा जाता है हमारे साथ जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये एंजाइम्स एक्टिव हुआ था केमिकल मेडिएटर से या कट इंजरी से, ठीक है, तो उसमें इसने प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज किया था। अब ये जो सिलिकोक्सिब है ना, इसका अगर फार्माकोलॉजी में देखा जाए, इनका जो मूड ऑफ एक्शन है ना, मूड ऑफ एक्शन जो है, इनकी मूड ऑफ जो एक्शन है वो खास सिर्फ और सिर्फ दे ब्लॉक द कॉक्स 2 एंजाइम्स, दे ब्लॉक कॉक्स 2 एंजाइम्स। ये खास सिर्फ और सिर्फ इस कॉक्स 2 एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा, इधर आ जाए, आपकी जो कॉक्स 2 एंजाइम है यहाँ जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में एक्टिव हुआ था, जब ये ब्लॉक हो जाएगी कॉक्स 2 एंजाइम्स, तो आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। जब लो हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगी। नंबर फर्स्ट जो आपकी, सुन ले गौर से, सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव कॉक्स 2 एंजाइम्स इनहिबिटर्स, एनसिड्स की क्लासिफिकेशन में ये सिलेक्टिव कॉक्स 2 एंजाइम्स इनहिबिटर्स है। इनका मूड ऑफ एक्शन खास और खास सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम पे है। जब कॉक्स 2 एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन विल नॉट प्रोड्यूस्ड। प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन synthesis will stop। जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को स्टॉप करोगे तो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन कम हो जाएंगे, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। ये तो सिलेक्टिव था। अब आ जाते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स में। नॉन सिलेक्टिव में हमारे साथ एस्पिरिन है, डाइक्लोफेनिक है, बियोप्रोपिन है, इंडोमिथासोन है, मैफनेमिक एसिड है, फ्लोर्बिप्रोपिन है, इटोडोलॉक है, और एक और ड्रग्स का बता दूं जिसको हम एसिटामिनोपिन बोलते हैं, पैरासिटामोल। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कॉक्स 3 एंजाइम्स मौजूद है, जिसको कॉक्स 3 बोलते हैं।
इस पेरिस्टामोल का ज़्यादातर एक्शन ब्रेन के अंदर COX-3 एंजाइम पर है, जो COX-3 एंजाइम में से वन ऑफ द मोस्ट मेजर एंड पायरेक्सिया काजिंग केमिकल मेडिएटर्स है। ठीक है, बॉडी के अंदर फीवर मेडिएटर हैं। तो पेरिस्टामोल का जो एक्शन देखा गया है, पेरासीटामोल का, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन COX-3 पे है, ज़्यादातर COX-3 पे है और इन पे भी है COX-1 और COX-2 पे, लेकिन मोस्टली इसको देखा गया है कि इसकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो COX-3 मौजूद हैं एंजाइम्स, न्यू रिसर्च, तो उसने कहा है कि इसकी उस पे है मोड ऑफ एक्शन। इसमें हमारे साथ आता है नॉन सेलेक्टिव, से मुराद ये है कि ये जो नॉन सेलेक्टिव हैं दे कैन ब्लॉक COX-1 एंजाइम्स एंड COX-2 एंजाइम्स एज वेल। दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे ये,